हाँ जी, पेमेंट होगी फिर तो पैसा ही पैसा। पैसा देखो तब आएगा जब बच्चे जो है मुजरा करेंगे, तब उस पर व्यूज़ आएगा। पढ़ाई पे व्यूज़ नहीं आती है। हाँ चला गया यार, ये रहा। अब देखो कुछ लोग आए थे कुछ लोग नहीं आए थे, इसलिए मैं शुरू से करा रहा हूँ ग्रेविटेशन टॉपिक, ठीक है। शुरुआत से गलत है, 2 मिनट लगेगा समझने में। हमारे बड़े ख़राब नंबर है, बड़े ख़राब नंबर है, 20 नंबर और आना चाहिए था। ला सकती हो तुम, पास नहीं बच्चे, अच्छे नंबर ला सकती हो तुम साइंस में। जिस किसी में अच्छे नंबर ला दो तो पूरा मैनेज हो जाएगा ना परसेंटेज। हाँ ठीक है, हेडिंग ले लो, चैतन्या के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, देखते कब आता है नंबर। वी आर वेटिंग फॉर चैतन्या रिजल्ट, है ना। सलमान खान, हाँ वही हुआ है, वही हुआ है, एवरेज वाला ना। हाँ वही आया, सबके तो नहीं आए। हाँ 30, हाँ उतना ही आया, सबके 50% मार्क्स आ रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं। मेरे मैथ्स में तो कुछ 60% आया बस, और साइंस में 45-50 का है। मतलब पता नहीं टीचर ने बोला 40 से ऊपर है, लेकिन बहुत ऊपर नहीं है। मान लेते हैं 2 ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज 2 ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2, और ये सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे या r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। हाँ लिखते चलो, d डिस्टेंस पे या r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, r भी लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है क्या लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से एक लॉ दिया गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन दोनों के बीच में ना फोर्स लगेगा, एक अपनी तरफ खींचेगा एक अपनी तरफ खींचेगा। जैसे इस पे इधर m2 जो है m1 को अपनी तरफ खींचेगा, m1 जो है वो m2 को अपनी तरफ खींचेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से खींचेगा, अगर मास सेम है तो। नहीं सेम है तो फिर ज़्यादा कम हो सकता है। इनमें जो फोर्स लगेगा F, ये जो फोर्स लगेगा इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ, फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। जो 2 ऑब्जेक्ट होंगे ना, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, इनका जो मास का प्रोडक्ट होगा, उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। मतलब यूँ समझ लो कि अगर मान लो ये 10 kg का है तो ये भी 10 kg का अगर है, दोनों का 10 kg के हैं, तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 10 × 10 यानी कि 100 kg के ऊपर। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर ये बढ़ेगा, इनका प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2 इंक्रीज हुआ तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मास का प्रोडक्ट डिक्रीज हुआ तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंटली जो है न्यूटन ने किया और कंक्लूजन निकाला। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, ये पहला स्टेटमेंट न्यूटन ने दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया न्यूटन ने, ये सारा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था। दूसरा स्टेटमेंट दिया कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली पता कब होता है, इनवर्सली का मतलब ये होता है कि अगर डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज करेगा, अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। यह इक्वेशन नंबर 1, यह इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन किया गया, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन डी स्क्वायर। इस सिंबल को हटाया गया डायरेक्टली इसको, और इसकी जगह पर एक और सिंबल दिया गया कांस्टेंट की वैल्यू, दैट इज कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, वेयर कैपिटल G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट, सुनो यहां पे ध्यान दो, अब बात कम। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी को बोला गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी को बोला गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी ये हर जगह पर कांस्टेंट होगा, दुनिया के किसी भी कोने चले जाओ, और कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻11। तो हमारे लिए काफ़ी आसान बात है कि जो भी न्यूटन ने रिसर्च किया उसको हम बस पढ़ ले रहे हैं, उसके पीछे 100 साल लगा, ये जो देख रहे हो ना, 100 से 200 साल लगा इस पूरे नियम को बनाने के लिए। चश्मा बहुत अच्छा लियो यार तुम। नहीं, न्यूटन ने नहीं किया 200 साल काम, कई लोग का काम था, उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया, पहले कैपलर ने किया, उससे पहले किसी और ने किया, उसको करते करते कंक्लूजन पे यहाँ पर न्यूटन पहुंचा। अब उसने न्यूमेरिकल आएगा इस पे। तो सुनो, अगर एसआई यूनिट की बात करें, बकवास नहीं, एसआई यूनिट जी की बात करें कि जी की यूनिट क्या होगी, वैल्यू तो लिख दिया मैंने, तो यहाँ से फॉर्मूला को देखो, अगर इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख दूं, जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू, ये लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते, ये जी से, इस फॉर्मूले से, एफ वाले फॉर्मूले से जी वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ट्रांसफर करके। तो बस अब यूनिट बनाने के लिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस को लेंगे मीटर स्क्वायर को, और मास को लेंगे केजी में, तो दोनों का स्क्वायर जुड़ गया, तो जी का ऐसा यूनिट हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अब यहाँ से वैल्यू अब याद रखना है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो राउंड ऑफ कर दिए 6.7। 9.8 स्मॉल जी का है, ये कैपिटल जी है, वही तो डिफरेंस है। कुछ समझ आया यहाँ तक? कुछ नहीं समझ आया? लिखो, हेडिंग डाल दिया था आपने, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नोटबुक कहाँ है तुम्हारी? तो उसमें पेज पे क्यों लिख रहे? सिंसियरिटी नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे अंदर ना। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ, अगली क्लास में जब तक ग्रेविटेशन चैप्टर चलेगा, लखमीर सिंह आपकी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए अलॉन्ग विद एनसीईआरटी। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये वाली बुक तुम्हारे पास भी है, डीओई वाली, डीओई वाली बुक है तुम्हारे पास, ये वाली। तो इसके पीछे ना, हर चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज है, तुम्हारे पेपर में इसी में से आएगा। ये वाले डीओई का, ये वाली बुक की सॉफ्ट कॉपी मैंने ग्रुप पे अपलोड की है, ये वाली जो बुक है ये ग्रुप पे मैंने अपलोड कर दी है। तो इसमें मैंने एक्सरसाइज बहुत अच्छे दिया है, समरी बहुत अच्छा दिया है, अगर रिवीजन करना है तो इसमें नोट्स बहुत अच्छे हैं। तो तुम इसके बैक साइड के सारे क्वेश्चन लगा लो, और जो ना है मेरे से भी ऑन द स्पॉट पूछ लेना। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every body in the universe, every body, BODY, every body in the universe attract every other body, attract every other body attract every other body with a force which is directly proportional to product of their masses, वो एब्सेंट है ना आज,
नया चैप्टर तीसरी बार कितनी बार चालू करूंगा यार ये प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एट फिर सुन लो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड inversely proportional to square of inversely proportional to square of distance between them उसके बाद आपको ये पॉइंट लिखना है पूरा फर्स्ट सेकंड ये पूरा जितना लिखा हुआ है डायग्राम जिन्होंने नहीं बनाया डायग्राम बनाना पड़ेगा जूम कर दिया जाए लिख लो ये सारी जितनी बातें आपको दिख रही है व्हाइट बोर्ड पे तुम थ्योरी पढ़ लो न्यूमेरिकल को लेके टेंशन मत लो न्यूमेरिकल आएगा 10 नंबर का 70 मार्क्स का आएगा थ्योरी सही है हाँ सर मेरे पेपर में एक न्यूमेरिकल आया था वही तो बता रहा हूँ ना तो न्यूमेरिकल को टेंशन मत लो तुम ये तो आता है वो थ्योरी हाँ तो थ्योरी पढ़ लो थ्योरी के क्वेश्चंस कर लो बस न्यूमेरिकल को लेके हाय तबा मत मचाओ वो तो हम जब जिस समय चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय हाय तबा मचाते हैं न्यूमेरिकल के लिए पेपर पर न्यूमेरिकल तो कम ही आता है सर मेरे में आया अच्छा कियो मतलब ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन किया तो मैं ग्रेविटेशन के हिसाब से मार्क कर दूंगा कोई टेंशन ले रहे हो मैंने भरपूर क्वेश्चन बनाए थे चलो देखो ये लिख लिया आपने फटाफट लिखो ये बातें मत लिखना ना जो ये फालतू मैंने एरो बनाया है ये तो समझाने के लिए बनाया था वही लिख रहा था मैं अब तो सीरियस होके पढ़ लो 3 महीना है 10th में जाने वाले हो सर ये हाँ 10th में जाने वाले भाई अब तुम लोग क्या हो गया मैथ्स कौन सी लिया स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लिए मतलब मैथ्स में अभी 10th में पूछा जाएगा अभी 9th में नहीं है सर फॉर्म भर दिया तो तुमने क्या भरा है बेसिक हाँ कोई फर्क नहीं है वैसे बेसिक और स्टैंडर्ड सही बता रहा हूँ बस मन का वहम है अब फालतू में तुम लोग बेसिक ले लो कल को तुम्हें कहीं मैथ लेनी पड़ेगी आगे चल के तो फिर वो दिक्कत करेंगे थोड़ा सा देखो 19-20 होने वाला है बेसिक में केवल प्रूफ नहीं आता है स्टैंडर्ड में प्रूफ आता है वो इतना फर्क नहीं पड़ता है 19 और 20 का फर्क है कभी कभी किस्मत खराब हुई तो बेसिक का पेपर टफ आता है स्टैंडर्ड से भी आसान कोई नहीं है दोनों बराबर है तो सब लोग स्टैंडर्ड भरोगे ठीक है तमीज से तो मेरे को तो मिला ही नहीं सब लोग स्टैंडर्ड मैथ भरोगे मेरे में तो कब का सब लोग स्टैंडर्ड मैथ भरोगे ये बेसिक स्टैंडर्ड खेल में तुम लोग मत पढ़ो स्टैंडर्ड पढ़ो पहले जब बेसिक पढ़ते हो तो अपने आप को हारा महसूस कर लेते हो कि भाई मैंने हार मान ली है उसके बाद पढ़ता भी इंसान कम ही है ऐसा मैंने देखा है जब स्टैंडर्ड लोगे तो वैसे ही मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें मार्क्स उतना ही आते हैं चाहे कुछ भी ले लो चाहे बेसिक लो चाहे ऐसा नहीं 55 पाया तो 56 हो जाएगा वो 55 ही रहेगा तो ये सब मन का वहम है ठीक है अब देखो मैं इस पर कैसे हाँ अब देखो कैसे क्वेश्चन बने थे उसमें सलमान में क्वेश्चन बने थे इस फॉर्मूले पे ये जो फॉर्मूला है मैं बताता हूँ अभी कैसे क्वेश्चन बनेंगे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं एक तो न्यूमेरिकल बनता है और एक बनता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पहले हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करते हैं बेसिक मत लेना भाई स्टैंडर्ड तुम भी स्टैंडर्ड लोगी मैथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे सब लोग स्टैंडर्ड मैथ लोगे सब लोग इसके स्कूल में आएगा नहीं आएगा अरे मैथ में ना 10th में 2 ऑप्शन मिलता है बेसिक और स्टैंडर्ड बुक सब कुछ वही रहती है सिलेबस सब वही रहता है पेपर का लेवल थोड़ा सा कम आता है बेसिक का इजी हल्की सी गेसी है तो क्या लेना है 11th पे क्या लेना
वो नहीं मिलेगी। मैथ्स मिलेगी नहीं और कॉमर्स भी नहीं मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी, दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा। अभी स्टैंडर्ड लेटर कॉमर्स अगर स्टैंडर्ड वाले तुम्हें अगर कॉमर्स लेना है तो स्टैंडर्ड मैथ रखना पड़ेगा। अब एक फॉर्म आया था वो करना है। अभी मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, सबके स्कूल में मिल जाएगा। मैं 10 दिन बाद करा उसकी लास्ट डेट के 20 तारीख। और तो तुम सो रहे होगे ना। हां मैं सही में सो रहा हूं। चले देखो अब क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बने, बेसिक क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये फिर से पेपर में आएगा ग्रेविटेशन ना, वापस नहीं आएगा क्या पेपर में, बताओ। मेरा तो आया ही नहीं वही। मान लो ये मास m1 और ये मास m2 दो है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले। गिवन क्या है आपको कि m1 और m2 दोनों मास बराबर हैं और कितने हैं m है। मैं वैल्यू अभी वैल्यू पे नहीं, वैल्यू हम बाद में देंगे, अभी नॉर्मली बिना वैल्यू पे कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे हैं, बाद में वैल्यू की बात करेंगे। ये जो डॉटेड लाइन इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग लगता है। हमारे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ एग्जाम्पल है ग्रेविटेशन का, तो ये जो पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। समुद्र की लहरें या समुद्र एग्जिस्ट कर रहा है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। जो पूरा सोलर सिस्टम है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। ये इसके एग्जाम्पल है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं r है। क्या है? r डिस्टेंस है। तो अब बताओ इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो कहोगे सर F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो सर जी m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यही होगा ना फोर्स। m1 की जगह भी m रखा, m2 जगह भी m रखा तो m स्क्वायर हो गया, और डिस्टेंस जगह r रखा तो ये फॉर्मूला आपका बन के आया F इज इक्वल टू जी m स्क्वायर और r स्क्वायर। लेट्स इसका नाम देते हैं फोर्स 1। फोर्स 1 क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन 1 रखा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखना। नेक्स्ट कंडीशन में मास वही है बट डिस्टेंस जो है वो 2r हो गया। क्या हो गया? डिस्टेंस डबल कर दिया हमने। मान लो पहले 10 मीटर था, अब 20 मीटर हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया? डबल। तो अब कितना फोर्स आएगा? लेट्स F2 ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन 2r का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यही होगा ना? जी एम एम अपॉन ये कितना हो जाएगा? जी एम स्क्वायर 4r स्क्वायर, यही होगा। बड़ा ध्यान से देखो, 1/4 को मैं अगर थोड़ा सा बाहर लिख लूं तो जी एम स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और ये देखो ध्यान से तो ये क्या F1 नहीं है? तो मैं लिख सकता हूं कि F2 जो है वो 1/4 टाइम्स F1 है, यानी जो नया फोर्स आया वो पुराने वाले फोर्स से कितना कम हो गया? 1/4, मतलब छोटा हो गया ना। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला है कि इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट द फोर्स शुड बी रिड्यूस बाय 1/4। देखो हो रहा है। हमने डिस्टेंस क्या किया था? डबल। पहले कितना डिस्टेंस था? r, अब कितना हो गया? 2r, है ना। तो सेकंड केस में आपका क्या आया कि इफ वी डबल द डिस्टेंस फोर्स शुड बी 1/4, यानी 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा? आ रहा। अब नेक्स्ट देखना थर्ड केस। इन थर्ड केस में क्या कर रहे हैं हम, देखना। थर्ड केस में डिस्टेंस को, मास वही है m और m, बट डिस्टेंस जो है इस बार r/2 हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया? r/2। अब कितना फोर्स निकलेगा कैलकुलेट करते हैं। देखो अब कितना फोर्स निकलेगा? F3। नाउ d इज रिड्यूस r/2, डिस्टेंस r/2 कर दिया हमने। तो अब F3 जो है वो होगा g m m r/2 का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा? ध्यान से देखना, ये बनेगा g m स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4। 4 कहाँ जाएगा? न्यूमेटर में, तो जाएगा आपका 4g m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या है? F1। तो यहां से लिख सकता हूं देयरफॉर, दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर F3 इज 4 टाइम्स F1, यानी कि जब आपने डिस्टेंस को हाफ किया तो जो नया फोर्स मिला वो पुराने वाले फोर्स से 4 गुना ज्यादा मिला। जब डिस्टेंस डबल कर दिया तो फोर्स कितना मिला था?
1/4 मिला था। नहीं समझ आ रहा है? ब्लैंक, जोन आउट, प्रोसेस कर रहा है। मैं वैल्यू दे देता हूं, देखो अगर मैंने इसको पहले वाले को F1 को 10 न्यूटन दे दिया, क्या दे दिया? तो F2 कितना आएगा? F2 आएगा 10/4 न्यूटन, 5/2, 5/2, तो काटोगे तो क्या होगा? 5/2, 2.5 तो 2.5 न्यूटन। यहां पर देखो क्या हो रहा है, 4 × 10 हो गया 40 न्यूटन। अब समझ आया थोड़ा सा कि जब डिस्टेंस हाफ किया तो फोर्स देखो बढ़ गया, जब डिस्टेंस डबल किया तो फोर्स कितना हो गया? घट गया। अभी भी नहीं समझ आया? नहीं मेरे को तो आगे समझ आया? और टाइट की सफेदी या सर्फ एक्सल? इतना चमक रहा है ये लड़का। अरे इसको भी मिल जाएगा रेट से पूछ रहा। उसका तो मेरे को भी पता है, इसका नंबर, इसके नंबर है 30 से 40 के बीच में, 80 में से। मैं 20 दिन वहाँ पर ना। हाँ सर मेरे 20 दिन कितना है? हॉस्पिटल। तुम्हारा भी यही 40 के ऊपर नहीं टापोगे तुम भी, सर अगर कर दिया तो चॉकलेट खा लेना एक। 40 से तो ऊपर है। सर इसका इधर उधर 40 से ऊपर। तुम्हारे में वो नहीं आया थे मेडिकल में 15-20 आए थे। कर ले मेरा मैं सॉल्व करके दिया थे। क्या क्या फर्क? अगर मुश्किल आता है, अब हमारा ना मुश्किल है, हमारे स्कूल के जैसे तो नहीं। हमारा मुश्किल है तो हमारा आसान आता है। तो उसका लग रहा है सही होती है। भैया 1 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसी उपलक्ष्य में केक कटेगा, लेकिन कब कटेगा ये बता। परसों परसों कटेगा, मेरे को भी तो होना चाहिए। हाँ तो परसों परसों केक कटेगा। सर आपने बस आपके केक नहीं बोला तो बोला था कि हम कहीं घूमने जाएंगे। घूमने तो जाना सर है, अगले भी नहीं चलता है। घूमने जाने के बहुत लिए से- सबका हमें कंसर्न चाहिए। 1000 हो गए सब्सक्राइबर, केक कटेगा। हाँ बोलो, टेस्ट हो गया तू? यही पे नोटबुक में ही करा है, उसी में चेक करके दे देना। ठीक है। कितनी देर में एंड की क्लास? आप लोग 6:30 मिले। 6:30 तो मिला। सर उस पे लेके जा रहा फिर चिल्ड्रंस का है। नवंबर में आता है ना? हाँ तो लेकर तो जाने को रेडी हैं, किसी का प्री बोर्ड भी आ रहा है नवंबर में, कर नहीं जाएंगे। नवंबर में थोड़ी है। सर दिसंबर हमें में सबको लेके चलेंगे ना। ऐसा हमको बोल देना है। 11 नवंबर से इनका प्री बोर्ड है, फेथ वालों का। तो हमारी हमारी क्या दिक्कत है? अभी ले चलो। हाँ हाँ ले चलना तो है, सबकी रंगमंच सबका कंसर्न चाहिए हमें, पेरेंट्स का भाई। सर पूछो तो सही है। सोलन चलो। सोलन ये कहाँ है? बाहर कोई एडवेंचर पार्क की टाइप की चल रहा है। ऐसे जगह ना जाना जहाँ सर खैर फूट सर उधर फूट जाए और हम लोग परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटल लेके भाग रहे हैं। ताकेशी पता चला हम लोग लेके हम लोग परेशान हो रहे हैं और इधर उधर। हाँ ताकेशी है वो कैसल है वो। क्या है? वहाँ पे ना वही है राइड्स वगैरह। अच्छा अब इसको नंबर में खेलते हैं। अभी तक हम नॉर्मल M और D R का कर रहे थे। अब देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 10 kg। सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 20 kg। उनके बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेंगे टफ बनेंगे। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, है ना। तो कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा G M1 M2 अपॉन R²। यही फॉर्मूला है, गोल्डन फॉर्मूला। तो G की वैल्यू 6.7 इंटू 10 पे पावर माइनस 11। M1 कितना है 10, 20 अपॉन 10 का स्क्वायर। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो फिर भी आसान है। नॉर्मली जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। अरे पहले जी की वैल्यू ऑफ एक्सपैंड करो। ये रटना पड़ेगा तुम्हें वैल्यू, यार कुछ तो होगी है। एक्सपेंड नहीं करना। मैं बता रहा हूँ कभी भी हमेशा 10 पे पावर समथिंग में आंसर आएगा। ये कितना हो जाएगा? अगर ये 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6.7 इंटू 2 कर दो 13.4। तो 13.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन, ये आंसर हुआ। हमेशा आपको आंसर जो लिखना है वो 10 के पावर में लिखना है। बट ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएगा ही नहीं। पेपर में आएगा क्वेश्चन, पेपर में आएगा तुम्हारा दिमाग घूमने वाला। तो पेपर में क्वेश्चन है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ लेट्स से M1, ये गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर 20। सुशांत क्वेश्चन लगाओ बेटा, तुम तो किताब खोल के बैठे हो बहुत देर तक।
हाँ बट क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा। मास ऑफ मून आपको टेस्ट देना था, पता है आपको? फिर इसी का हाँ इन्हीं पहले दूसरे दोनों चैप्टर। चैप्टर का। हाँ जी, ओके। और यही चैप्टर जो बुक में क्वेश्चन वही टेस्ट है आपका। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है r वो है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स, कैलकुलेट द फोर्स, ये क्वेश्चन आएगा। ये थोड़ा बहुत ही हो रहा है। याद रखना जब भी डिस्टेंस किलोमीटर में होगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना। तो ये होगा 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1000, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। अब आ जाओ सर, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F का फॉर्मूला होता है आपका G m1 अपॉन r स्क्वायर या d स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई एक ले लो। अब ये होगा 6.7 इंटू 10⁻11। m1 कितना है? m2 कितना है? 7.4 अगर अब देखते हैं तुम लोग कितने मैथ के एक्सपर्ट हो, अगर आप इसको तुम सॉल्व कर दिए तो हम जान जाएंगे। सिमरन है ना टॉपर। सिमरन मैथ में कहाँ टॉपर है? डेंसिटी होता है गगन मास अपॉन वॉल्यूम, कोई कितना भारी है, पानी में डूब रहा है। हाँ गगन है, गगन का मैथ अच्छा है, गगन का मैथ अच्छा है, नो डाउट। ओए इतने पत्ते खेलते तो मैथ नहीं अच्छा है। चलो सॉल्व करके इसका आंसर बताओ, चलो। अब मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे सॉल्व नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा, मेरे से भी नहीं होगा। तो क्या करें, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर मिलेगा गिवन दैट, हाफ मार्क्स फॉर्मूला, हाफ मार्क्स ये लिखने का, और 1 नंबर आपका आंसर पे जाएगा जो कि स्टेप दिखाने पे। तो क्या करना, मैं होता तो क्या करता, या मैं तुम्हारी जगह मैं होता, मैं क्या करता कि सबसे पहले जो एक्सपोनेंट वाले जितने भी हैं उनको एक तरफ लिखने की कोशिश करता। तो 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, अब कितने हैं ये, 1 2 और ये 3, तो 10⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22। टीचर को दिखाना ना, स्टेप्स दिखाना है मेरे को, अपॉन ये स्क्वायर है ना, तो 3.84 इंटू 10⁸ इंटू 10⁸। और मुश्किल हो रहा है। नहीं, अब हमने क्या किया है, हम छोटे क्लास में ये पढ़े हैं कि हाँ जी 6:30 फिर क्लास है तो जाओगे फिर आओगे कैसे, बैठ के पढ़ लो या कुछ नाश्ता वास्ता करके आ जाओ। हाँ पैसे वैसे हैं, कुछ नाश्ता करके आओ। हाँ जी सुनो, कहने का तात्पर्य है कि हमने एक चीज पढ़ा है कि अगर मान लो बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाता एक्सपोनेंट में। पढ़ा ना ये बात? नहीं पढ़ा है? पढ़ा तो इसको वैसे ही रहने दो, 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 को वैसे ही रहने दो। यहाँ पे देखो 10 पे पावर क्या होगा, -11 प्लस 24 प्लस 22, कितना रहा है? ये पागल है। 24 22 -11 है वो। 46 -11 ये 35 अपॉन जैसे लिखा हुआ वैसे रहने दे, 3.84 इंटू 3.84 और 10 पे पावर 16, एक नंबर है इस पूरे का स्टेप का। तो अब फिर से वैल्यू वैसे रहने दूंगा मैं, 6.7 इंटू 6 इंटू 7 आएगा ये, तो 35 आया था ना, यहाँ पे 35 आया था। अब देखो ये वाला वैल्यू ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर, -16 तो ये जगह -16 क्या होगा, 10 की पावर 90 10 की पावर, तो इसको हटा देता हूं मैं और 10 की पावर 19। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं न्यूटन, वो जरूरी लिखना, न्यूटन लिखना, नहीं तो हाफ मार्क्स और कट जाएगा, और यहीं पर रख के छोड़ दूंगा मैं, इसके आगे हम नहीं करेंगे। तो 3 नंबर में से आपको जो मार्क्स मिलेगा वो मिलेगा 2.5। हाँ ये तो क्योंकि ये आगे सॉल्व करेंगे, पता नहीं कब तक कोई और क्वेश्चन छूट जाएगा, तो यू गेट अ 2.5 आउट ऑफ 3। 3 नंबर का आएगा ये। ऐसे इसमें इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व कर दियो तो हाँ, तो यहाँ तक छोड़ दो बस, एक्सपेरिमेंट को देखना बस।
अब एक हेडिंग डालो, फ्री फॉल। फ्री फॉल, अबे यार क्या होता है फ्री फॉल? कोई भी चीज पृथ्वी की तरफ अपने आप जो गिरती है विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या अंडर द फोर्स ऑफ, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। तुम छत पे गई, मन भर गया तुम्हारा जीवन से, अब तुम सोच रहे हो तो पापा की परी हूं, मैं उड़ जाऊंगी, बट ऐसा हुआ नहीं, गिरे धप बसे जमीन पे, भाड़ से मुंह के। तो जब आप किसी भी चीज को पृथ्वी की तरफ गिराते हैं, है ना, तो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? देखो सर, ये अर्थ है, कोई भी चीज मान लो बॉल है, पृथ्वी की तरफ जब गिरती है उसको बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल। ठीक है, हाँ, उसको भी फ्री फॉल बोलेंगे, उसको भी फ्री फॉल बोलेंगे। हाँ, कहानी देखो, कहानी देखो, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो बॉल है, तो इस पे एक एक्सेलरेशन लगता है। क्या लगता है? एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन को स्मॉल जी से लिखते हैं और पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जी से दिखाते हैं, इसका नाम है ये, तुम्हें देखना है। जब भी फ्री फॉल का क्वेश्चन आएगा वहां पर हम जी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड एनसीईआरटी से भी हो गया। ये वाली किताब है आपके पास, हरी वाली, घर पे है। वाओ, बहुत मेहनती बच्ची है ये, इतनी मेहनत ये करती है ना, कभी कभी सोचता हूँ मैं अपन ही भगवान, तुम थोड़ी ना हो। उस दिन बोल दिया मैंने, ये बेटा इसमें एक चैप्टर है, फोल्ड किया पेज मैंने, फर्स्ट चैप्टर ही है, टेस्ट है इसमें बना हुआ है। एयर होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस होता तो हम लोग अलग अलग गैसेस पार्टिकल देख लेते हैं। हाँ, मिट्टी की अलग बात होगी, हम नॉर्मल हवा की बात करेंगे, हवा में हम गैसेस को नहीं देख सकते हैं। करने हैं बेटा, 2 चैप्टर का टेस्ट है इसमें, अभी करना है। अब बकवास नहीं, सर नहीं, डाउट है, प्रॉपर डाउट। अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो मेरे यहाँ के सेल्स भरेंगे? नहीं। अब देखो 3 इक्वेशन हमने पढ़ा था मोशन में, मोशन में 3 इक्वेशन पढ़ा था। फर्स्ट था v इज इक्वल टू u प्लस, अरे वाह, s इज इक्वल टू u प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या बात है। थर्ड वो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस q, क्या बात है भाई, चलो कुछ तो माता रानी की कृपा से याद तो है। अच्छा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो बॉल यहाँ पे इनिशियल है, इसको ना हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट, है ना, कि कितना हाइट उसने ट्रेवल किया। ये तीनों का तीनों इक्वेशन जो है फ्री फॉल के केस में बदल जाएगा, और क्या बनेगा देखना ध्यान से, ग्रेविटी वाला। फर्स्ट इक्वेशन बनेगा u प्लस जी टी। क्या बनेगा? जी टी। जहां जहां a है वो g कर देंगे, जहां s है वहां पे h कर देंगे, बाकी सब इक्वेशन वैसे ही रहेगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये हो गया इक्वेशन अंडर फ्री फॉल। क्या हो गया? अब एक बात और याद रखना, जब कोई चीज नीचे की तरफ आ रही होगी पृथ्वी से तो g की वैल्यू पॉजिटिव, कोई चीज फेंकी जाएगी ऐसे ऊपर की तरफ, थ्रो अपवर्ड होता ना कि बॉल इज थ्रोइंग अपवर्ड, उस केस में अगर ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो g की वैल्यू नेगेटिव। और g की वैल्यू होती कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई भी एक। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि आपको लेना 9.8 तो लेना ही पड़ेगा। जितना घबराओगे ना उतना ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए घबराना छोड़ो। जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका डेरिवेशन करेंगे, सिलेबस में है। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ अर्थ, तो एम है मास ऑफ अर्थ, क्या है, और आर है रेडियस ऑफ अर्थ। अगर यहीं पे मून की बात करते हैं तो एम होता मास ऑफ मून, आर होता मास ऑफ रेडियस ऑफ मून। जुपिटर की बात करते हैं तो मास ऑफ जुपिटर, रेडियस ऑफ
जुपिटर। सैटर्न की बात करते हैं तो मास ऑफ सैटर्न, मतलब किसी भी प्लेनेट की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पृथ्वी की, किस पृथ्वी की। तो G और ये होगा मास ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू है देखो G की वैल्यू है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11, यही होता है ना। और मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर का होल स्क्वायर। अब कोई मूर्ख आदमी होगा जो इसको सॉल्व करेगा। आंसर डायरेक्ट याद रखना और लिखना क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। हाँ सॉल्व करके देख लो फिर सर मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल सॉल्व करके देख लो, फुल मार्क्स मिलेगा केवल इसी केस में, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला आया है यहाँ पे लिखना, यहाँ पे वेयर m इज मास ऑफ अर्थ, r इज रेडियस ऑफ अर्थ। ये जितना भी लिखा है सब छापो अपने नोटबुक में। छापो छापो जल्दी से छापो, हैंड डालो फ्री फॉल। जूम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अरे बहुत लेंथी चैप्टर है ये और बहुत अच्छा चैप्टर है। अच्छा ये सेकंड टफेस्ट चैप्टर है। इसके बाद एक और चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद एक और चैप्टर है साउंड। फिजिक्स में बहुत चैप्टर है। हाँ फिजिक्स में भी 3 चैप्टर और है। इसको लेके 2 और है। ये कब का खत्म हो गया होता, तुम लोग के चक्कर में नहीं खत्म हुआ। क्यों? आते ही नहीं थे तुम लोग, बार बार चालू करके पूछो इन सबको, इसको पढ़ाया मैंने। 6.3 पूरा रखने पे सही से कियो, 6.6 का होल स्क्वायर होगा, सब सही कियो। सर मैं देखो कैलकुलेटर देखो ढंग से सॉल्व करो, गलत है वो फिर। ये कैलकुलेटेड आंसर है, न्यूटन साहब ने किया है, उनकी आत्मा को शांति मिले। देखो अरे तुम लोग अपना सॉल्व करो। 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको सॉल्व करो, आ जाएगा 9.8। हाँ कैलकुलेट सही कर रहा, वही कह रहा हूँ। लिख लिया? तुम्हारी आंखें लाल क्यों रहती है, कुछ लेते हो? हैं? रेस्टिंग पीता होगा। कुछ लोग को उसको पीने से भी नशा हो जाता है। मैथ्स का पेपर कैसा गया था तुम दोनों का? इजी था। साइंस भी इजी आएगा। पेपर देते तो ऐसे हमारे से ना इसका ज्यादा मुश्किल था। इसका तो मुश्किल ही होता है, हाँ, इसका ज्यादा राम जैसा है ना। हमारे में एनसीईआरटी आए थे। एनसीईआरटी ही आएगा आपका। भूख लग गई है? कितने बजे आए थे तुम? विकास आने का 6:30 बजे छोड़ने को। ठीक है चलो तुम जाओ, सुशांत रुकेगा, तुम जाओ, बुक लेके जाओ, बुक ले जाओ। गलत आ रहा है, कैलकुलेटर गलत है। ये कैलकुलेटेड आंसर है भाई, ये कैलकुलेटेड आंसर है। ऐसा देख सके मैसेज सर, इससे बात मिल जाएंगे। हाँ भाई ये कैलकुलेटेड आंसर है, इसको दे देखना मेरा ये कैलकुलेटेड आंसर है। सर गूगल है। अरे यार यहाँ आंसर लिखा हुआ है, क्या कर रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है आंसर। सर कल क्या बनोगी? कल मैं नहीं रहूँगा, विकास सर रहेंगे, कुछ बताएंगे कुछ। क्या बोल रहे थे वो? बायो बोले फिजिक्स बोल रहे?
नहीं फिजिक्स के लिए कह रहा था, वो तो सब थ्योरी सब कंप्लीट है। थ्योरी ही करना है तुम्हें, और वो उसके लिए होता है कहीं 30 नंबर आ जाए फिर वो वही है। न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अभी टेंशन थोड़ा है। ये ले 9.8 इसको शौक था कैमरे में आने का, और कोई बात नहीं है। देख लो ये स्वयंवर कर लेना। ये जो गब्बर सिंह वाला खत रखा है इतना बड़ा कौन रखता है? हाँ ये मुझे मेरी अपना बात नहीं नहीं, तो तुमने बनवाई है यहाँ तक। 5 दिन पहले पूरे भाई सर चलो एक डेरिवेशन करो। बस हाँ एक आखिरी टॉपिक है। जी का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन करना है। लेट सपोज, बातें नहीं ओए, बातें नहीं। जैसे मान लेते ये पृथ्वी है और पृथ्वी के सरफेस पे ये कोई फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है, या बॉल रखा हुआ है। अब बात बताओ, ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये अर्थ है और ये एनी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं बॉल। इसका मास स्मॉल एम है और पृथ्वी का मास है कैपिटल एम। अर्थ के सामने जो बॉल होगी उसका साइज कितना बड़ा होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में? बहुत ही छोटा, ना के बराबर, है ना, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है। इसीलिए जो डिस्टेंस लेते हैं वो रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं, और एज्यूम करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो पृथ्वी के सरफेस पे ही है, ऐसे डॉट, ऐसे डॉट है ना, डॉट जैसा है, इसीलिए रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं। तो अगर हम इसमें इस जो डायग्राम बना इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाए तो क्या बनेगा सर? जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉल अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ। और सेकंड चैप्टर में आपने टॉपिक पढ़ा था F इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर एक्सेलरेशन कौन सा है? जी। भाई यहां पर एक्सेलरेशन तो जी लेंगे, ए नहीं लेंगे, तो m इंटू जी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, कोई क्वेश्चन 1 और 2 को, दोनों फोर्स है, दोनों क्या है? फोर्स है। तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ध्यान से देखना सर, एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम, टाटा बाय बाय। तो जी का डेरिवेशन आ गया कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये डेरिवेशन है जो कि आपको पेपर में, आपके नोटबुक में, एनसीईआरटी में भी है, जो कि पेपर में आएगा डेरिवेशन। बच्चों जैसा। पढ़ते चलो, टेस्ट होगा जैसे चैप्टर खत्म होगा, टाइम नहीं मिलेगा। पक्की बात। 80 में से तुम्हारे 80 में से नंबर आएंगे 40। ऊपर आए तो ऊपर क्या 40.5 आ जाएंगे, और क्या? नहीं, अगर 45 से ऊपर आ जाए उतना तो तुम चीटिंग किए होगे। रिकॉर्डिंग बुक देना।